25 वर्ष कारगिल युद्ध के, 25 वर्ष कारगिल युद्ध विजय के, 25 वर्ष 527 भारतीय जवानों की शहादत के और 25 वर्ष इन परिवारों की वेदना के। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सक्षम सिंह कोतवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रत्यंचा टीवी पर। जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रांत में स्थित है किश्तवाड़। अभी कुछ ही दिन पहले किश्तवाड़ से गुजरते हुए हमारी नज़र एक पेट्रोल पंप पर पड़ी जिस पर तिरंगा बहुत शान से लहरा रहा था और नीचे बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा था शहीद इश्तियाक फिलिंग स्टेशन। हमें खुद में थोड़ा इग्नोरेंट सा फील भी हुआ कि हम कई बार यूं ही चलते चलते कई पेट्रोल पंप्स पर, गैस एजेंसीज पर उनके नाम के आगे शहीद लिखा हुआ पढ़ते हैं, पर क्या हमें इन शहीदों के बारे में पता होता है? कारगिल की वीर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हमारी एक छोटी सी कोशिश है इन सब वीर योद्धाओं की कहानी आप लोगों तक पहुंचाने की, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने वर्तमान का बलिदान दिया था, जिनके बारे में ना तो कोई ज़्यादा जानता है और ना ही किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर इनके बारे में बात होती है। कारगिल के वीर के पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चलते हैं किश्तवाड़ के पलमाड़ में, जहाँ रहता है शहीद इश्तियाक अहमद जी का परिवार। शहीद इश्तियाक अहमद जो करगिल युद्ध के समय 12 जैकलाई में राइफलमैन के पद पर कार्यरत थे और बटालिक में .5203 कैप्चर करते वक्त शहीद हुए थे। आइए जानते हैं कारगिल के इस वीर के बारे में जो खुद तो अपने प्राण देश पर हंसते हंसते न्यौछावर कर गया, पर पीछे छोड़ गया अपने बूढ़े माँ बाप के सपने, अपने भाइयों का प्यार, अपने दोस्तों का साथ और एक आखिरी खत। मेरा नाम शाह बेगम है। मैं इश्तियाक शहीद की मम्मी है जो कारगिल में शहीद हुआ। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन हमारे रिलेशन जैसे फ्रेंडशिप होते, जैसे दो दोस्त होते हैं। बचपन हमारा इकट्ठा गुजरा है, दोनों भाई इकट्ठा सोते थे, इकट्ठा खाते थे, तो बहुत अच्छा था हमारा, बहुत अच्छा सलूक। मुझे बहुत दिल खुश हो गया जनाब, मेरा लड़का फौज में हो गया, देश के लिए सेवा करने के लिए गया। हमने ट्रेनिंग एक साथ की है, स्कूल हमारा एक ही था, हमारी यूनिट 12 जैकलाई थी। वो एक शौकीनी आदमी था और एक चुटकल टाइप का आदमी था। वो हर एक के साथ उठना बैठना अच्छा रखता था। वर्ल्ड में पैदा हुआ, उधर पढ़ाई भी की उसने। वो हर काम में तेज था। सब्जी पसंद थी उसकी, मेरे हाथ की बनी हुई रोटी पसंद थी। वो खेलता था जो बैट बॉल, वो बहुत अच्छा खेलता था। सबसे अच्छा वो नीचे वो बाल पकड़ने का जाता था ना, वो जमीन से इतना ऊंचा जाता था। उसकी वो बहुत कमाल, वो बहुत उसकी चाहती थी। बचपन में वो क्रिकेट का बहुत शौकीन था। मैं भी थोड़ा बहुत खेलता था, लेकिन जो हमारी गाँव की टीम थी उसमें मुझे साइड पे रखा गया था, उसको ले जाते थे, इतना शौकीन था वो क्रिकेट का। पिक्चर का शौकीन था ये, पिक्चर देखने का। मैं भाग कर आता था आधी पिक्चर देखने। मैंने कभी जिंदगी में पूरी पिक्चर नहीं देखी कि मैं इस चीज़ का इंटरेस्ट, मगर वो ज़बरदस्ती पकड़ता था मुझे। बोलता था आप सो जाओ इधर चेयर पे, मगर जाना नहीं जब तक रात के 1 बजे जब भी हमारा पिक्चर डे होता था, वो बोलता था आप सो जाओ इधर ही, मगर मुझे पिक्चर देखने दो पूरी, तो फिर चलेंगे। जब इसने 8th पास किया तो पता चला कि भाई कहीं भर्ती हो रही है पठानकोट में। शौक था इसको। हमारे ख़ानदान में तकरीबन मेरे जितने चाचा चूचा हैं सब आर्मी से हैं, तो इसको भी एक शौक था। जब वो छुट्टी आते थे, वर्दी लगाते थे, ये उनको देखता रहता था कि भाई मैं कब ऐसी वर्दी पहनूं। तो शौक था इसको फौज में जाने का। तो बस उसी वजह से ये क्या कहते हैं, ये 8th पास करके ही चला गया। हाँ, क्लास में कभी भी बात करते थे, बोला ये चलो 8th पास करेंगे, 9th पास मैट्रिक तक करेंगे तो भर्ती जाना है। किस में जाना है? आर्मी में जाना है। मैं उसको क्वेश्चन करता था हम फिट होंगे नहीं होंगे? बोला क्यों नहीं फिट होंगे? हम क्या किसी से कम नहीं? हम पहाड़ी लोग हैं। हम 14 मार्च 96 में भर्ती हुए थे, जब हमने पूरा वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दाखिल किया था। ओ उस वक्त मेरे साथ उसने 2-4 बात किया
मेरे बाप तुम मजदूरी मत करो, मेरे बाप मजदूरी मत करो, मैं पैसे भेजूंगा, आप तो आराम करो, मैं जा रहा है फौज में, आप आराम करो। तुम माँ बाप है मेरा, हम दो ही चला के थे, उसके पीछे चलता है तो उसने गाड़ी में बोला भाई आप मत करो, मजदूरी मत करो, गाड़ी मत उतारो, कोई किसी के गोबर मत उठाओ, आप ये काम करो, आप चुपचाप में घर में बैठो, हम पैसे भेजेंगे, आप चुपचाप के खाओ, मैं हम कैसे सेवा करूँगा। ट्रेनिंग हमने एक साथ की यूपी बरेली में जाट रेजिमेंट सेंटर में। उस वक्त हमारे सेंटर में बहुत ज़्यादा तादाद थी। हमारी यूनिट का मूव था द्रास की जानिब आर्डर हो चुका था, आपने सचिन ग्लेशियर जाना है। मगर सचिन ग्लेशियर जाने से पहले एक यूनिट को क्लाइमेट करना पड़ता है द्रास एरिया में। 6 महीने का क्लाइमेट, जब तक जवान फिट नहीं होते तब तक ग्लेशियर का रुख नहीं करते हैं। बीपी वगैरह सब कुछ फिजिकली फिट होते हैं तब वो ग्लेशियर चढ़ते हैं। उस वक्त ऐसा हुआ था, पहले डाल्टा कंपनी को भेज दिया, आगे फिर शिफ्ट में, फिर अल्फा को भेज दिया, फिर ब्रेव को भेज दिया। शाम को पता चला कि पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर कुछ हुआ है, वहाँ से कोई सिग्नल भी जवाब नहीं दे रहा है साइड के ऊपर। उसके बाद जब क्लियर हुआ फिर दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी तो वहाँ से सिग्नल में साइड में कोई जवाब नहीं दिया। जो एक आदमी बचा था वो अगर वो हरकत करता तो उसको दुश्मन जिंदा नहीं छोड़ते। जब ये क्या कि लड़ाई शुरू हुई तो फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा 3 जून तक। 3 जून मैं एक प्राइवेट कंपनी में तब नौकरी करता था, तो 3 जून हमें एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन आता है, उसमें मेरे साथ बात होती। इसकी तब मोबाइल वगैरह नहीं थे, लैंडलाइन थी। तो लैंडलाइन पे इसने मुझे फ़ोन किया तो इसने बताया कि मैं पिछले 15-20 दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज आया हूँ वहाँ टॉप से नीचे आया हूँ एमिनिशन लेने, और हमने यहीं से रात में ही वापस जाना है। वहाँ एक अमोल कालिया था, कैप्टन अमोल कालिया, उसको उन्होंने टास्क दिया था कि आप जाओ जी, आपने नाला क्रॉस करके जाना है। वहाँ उनकी 2 पिकटें थी पाकिस्तान वालों की, एक कहीं ऊपर थी एक नीचे थी। बीच में उनका कांटेक्ट जो था एक रास्ता था, जिस रास्ते से वो एमिनिशन वगैरह नीचे करते थे और फिर करते थे वार नीचे, क्योंकि उनका टॉप पे था और हमारी हिंदुस्तानी फौज जो थी डाउन में थी। तो फिर जब ये वहाँ से गया, ये क्या कहते हैं, दिन में उन्होंने देख लिया कि हमने कहाँ क्या कैसे क्या जाना है। फिर रात में जब गए तो वहाँ से रसा जब इन्होंने काटा, 2 रस्से थे। जब इन्होंने रसा काटा तो रसा काटते ही जब वो नीचे बैकर में गया, उन्होंने फायरिंग की तो इन 2 को वही शहीद कर दिया। बाकी जो 14 आदमियों की टीम थी अमोल कालिया के साथ, फिर उनको भी उन्होंने वहाँ, वो उनकी प्रोटेक्शन में थी, इनकी प्रोटेक्शन में थे, उनको भी वहाँ शहीद कर दिया। तो बाकियों की बॉडी तो 2 दिन के बाद ही उठाई थी, तो इनकी बॉडी जो है 17 दिन के बाद वहाँ से उठाई थी, जब उस पोस्ट को हिंदुस्तानी फौज ने कैप्चर किया। तो हमें 17 जून को पता चला, 17 जून को एक आर्मी के थ्रू एक मैसेज भेजा गया कि भाई ये इश्तियाक जो है वहाँ शहीद हो गया है। फिर एक नंबर इन्होंने टीवी स्क्रीन पे दे दिया कि भाई जिस किसी को भी कारगिल के बारे में, जंग के बारे में अपनी फौजी भाइयों को पता करना है तो इस नंबर पे दे रहे। फिर मैं गाँव से आ गया किश्तवाड़, यहाँ STD से नंबर मिलाए तो वहाँ एक किसी से मेरी बात होगी, उसने बताया कि भाई इश्तियाक की डेथ हो गई है, लेकिन वो पाकिस्तान के एरिया में है, वहाँ इसकी डेड बॉडी नहीं उठा सकते हैं, तो ये क्लियर है कि इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे। 27 जून को हमें फिर मैसेज आता है आर्मी थ्रू कि भाई एक खुशखबरी है कि हमने उसकी बॉडी वहाँ से उठाई है। लास्ट में भी उसने चिट्ठी लिखी बड़े भाई से, तो मेरे माँ बाप तुम्हारे हवाला है और किसी पर भरोसा न, बड़ा भाई पर भरोसा था। उसी से जिंदगी मेरी में, जो बड़ा बेटा है वो हमारी जिंदगी है। वो चले गया, इसकी हमारे सामने उसने दी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आदमी बोलना भी चाहता है, बोल नहीं सकता है। तो आखिरी काल में भी उसने यही बताया था मुझे कि भाई, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो उसने मुझे माँ बाप, भाई छोटे, सब हवाले किए कि भाई इनका ख्याल रखना,
घर का स्टैंडर्ड, घर का माहौल बिल्कुल अच्छा रखना कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं सबसे बड़ा था। और मैंने कोशिश की कि भाई जो भी वो मतलब उस टाइम उसने मेरे से बताया था, कोशिश की मैंने कि भाई मैं उसको पूरा पूरा निभाऊँ। जब मैं घर में पहुंचा था जनाब, से आर्मी की 2 गाड़ी वहाँ पहुंची थी। भाई शमशान घाट आप दिखाओ। बाकी जनाब क्या बात है, भाई तुम्हारा लड़का शहीद हो। फिर 4-5 गाड़ियाँ जनाब वहाँ पहुंचे थे, शाम रोते हैं जनाब, कुल तमाम पब्लिक वहाँ पहुंचे थे जनाब। फिर क्या, फिर जनाब मेरे घर में जैसे बारात आते हैं ऐसे उसके आए थे। अफसोस एक बात की रहा हो, मुझे देश के लिए कुर्बानी उसने दिए, मैं ठीक है, मैं हम खुश है, मगर एक अफसोस दिल में रह गए, उसकी शादी नहीं न बनी थी। बस ये अभी भी मरने के दम तक मुझे ये अफसोस रह गए। बाकी बच्चों की शादी में नहीं किया, जब शादी में नहीं बच्चों के किया, उस वक्त मुझे याद आते हैं जनाब, क्या एक इश्ताक की शादी मुझे नहीं बनी, वो देश में चले गया, देश की कुर्बानी उसने दे दी, देश के लिए दी कुर्बानी। मेरा एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ करगिल लड़ाई में, दूसरा बेटा दे दिया। मुझे बहुत फख्र है अपने बेटे पे जो उसने शहादत दे दी। मेरे बेटे ने बहादुरी की, मेरी इज्जत है, हर जगह बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, वो भी फख्र है हमारा। वे उसी ने शहादत दी, उसी ने इज्जत बनाई हमारी। और जब शहीद हुआ उसने हमारी गरीबी दूर की, सब भाई लगा दिया, बड़ा भाई भी लग गया, छोटा भाई भी आर्मी में लग गया। ऑर्डर आ गए जनाब श्रीनगर से, भाई अगर जिसका इसका परिवार का कोई लड़का है, इसका भाई कोई है कोई घर में, तो उसको भेजो इधर भर्ती। ले गए, मैं जनाब श्रीनगर में पहुंचा था, सेंटर में लड़का लेकर, बस मैंने भर्ती कराया। वहाँ साहब ने पूछा, भाई आप खुश है? मगर जनाब हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए तैयार। लड़का मेरा देश के लिए कुर्बानी दे दिए, देश के लिए शहीद हो गए, हम खुश है। उसको 25 साल हो गए मेरे से जुदा, मगर मेरी छाती से जुदा नहीं। जो मेरी गोली है आई थी, उसको कौन इलाज करेगा? ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं। इस वक्त दूसरा लड़का भी मेरा फौज में है, मगर जो गोली लगी थी तो वो दोबारा नहीं हुआ। मगर एक मुझे खुशी है, देश के लिए गए। हमारा बहुत खुशी है जनाब, उस वक्त मिनिस्टर हमारा है जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ये जनरल कानून है कि उसने बनाई जनाब, जो भी लड़का कहीं भी शहीद हो जाएगी, अपनी मौत से मर जाएगी, लड़ाई में शहीद हो जाएगी, तो ये ज़बरदस्त कानून उसने बनाई जनाब। तमाम जब तक हिंदुस्तान खड़ा है तो उसने कानून बनाया, ये लाश उनको घर में पहुंचा कर दो। हाँ, उस टाइम सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, LK आडवाणी डिफेंस मिनिस्टर थे, और ज़्यादा इन शहीद परिवार को LK आडवाणी ही देखते थे। तो उस दौरान मेरी एक मुलाकात हुई LK आडवाणी से जम्मू में जब वो आया तो उसने तमाम शहीद परिवारों को बुलाया, उनकी समस्या पूछी कि भाई क्या क्या मसला है। तो मेरी तब एक समस्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि भाई इस घर के 2 परिवारों को नौकरी दे दो। तो एक को तो मिली थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली थी। फिर LK आडवाणी साहब ने उसी टाइम डिविजनल कमिश्नर को कहा कि भाई मुझे विद इन डेज ये चाहिए नौकरी। तो फिर वहीं से SRO 43 के तहत मुझे भी नौकरी मिली। और उसके बाद कई सालों तक, जैसे वार विडोज़, वो उन्होंने एक सेल बनाया था, उसमें कहीं मसले होते थे। वक्त की हुकूमत ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमें मतलब किसी चीज़ ऊपर से ही जोर था कि भाई इनको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। उसके बावजूद आज तक हमें मैक्सिमम जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है, हमें पूछा जाता है आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ तो नहीं है। यह मतलब अच्छा रिस्पांस मिला हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। कोई कुछ भी कहे, इंडियन आर्मी जैसे कोई आर्मी है नहीं। हमें पीछे भी फोर्स याद करती है, ईयरली बुलाती है, हमें मंथली बुलाती है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, आपको कोई वेलफेयर है, इस चीज़ का वेलफेयर ये है, इसकी चीज़ का वेलफेयर ये है, बोलती रहती है। बाकी किसी फोर्स में नहीं ऐसा है कि बाद में भी याद करते हैं।
उसके लिए मगफरत की दुआ कि भाई वो जिस जहाँ में रह रहा है वहाँ अच्छा रहे, मतलब एक जहाँ ये है, एक जहाँ वो है, तो उस जहाँ के लिए हम कहते हैं कि भाई वो वहाँ अमन से रहे। वाकई गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा मदद किया, यानी कि ये क्या कहते हैं, हमें 2 भाइयों को नौकरी मिली है, वक्ती तौर जो एक्सग्रेशन रिलीफ वगैरह था वो भी दे दिया। लेकिन ऐसी कमियां कहाँ पूरी होती कि मतलब भाइयों का बिछड़ जाना, मतलब हर ये क्या कहते हैं, हम हर ईद पे याद रखते हैं उसको, तो हमारा उससे छोटा जो है उसको भी आर्मी में भेजा है। हमारी मम्मी ने कहा कि भाई एक और देश की सेवा में मेरा बेटा जाए, लेकिन कहाँ ऐसी कमियां कहाँ पूरी होती, नहीं होती। और कहते हैं ना कि माँ बाप के कंधे पे सबसे भारी जो होता है बेटे का जनाजा हो, बेटे की अर्थी हो, तो कहाँ बोल सकते, कैसे बोल सकते। अब जब कभी उसी के नाम से हमने ये पंप भी रखा है, तो जब कभी हम बाहर निकलते हैं देखते हैं भाई देखो ये उसी की करनी है, लेकिन खुद नहीं है वो, मतलब पंप जो चल रहा है उसी के नाम से चल रहा है, लेकिन खुद नहीं है। मतलब हमारा हर कागज हर हिसाब शहीद इश्तियाक, लेकिन इश्तियाक कहीं